नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां दुगड्डा चूनाधार के पास एक सड़क हादसा हो गया है। देर रात कार बेकाबू होकर नदी में गिर गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि ये युवक यूपी के बिजनौर से लेंसडाउन जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां एक बेकाबू कार नदी में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा देर रात हुआ। आज उत्तराखंड में नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस के 5 सीटों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, तो वहीं बीजेपी के नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार सीट के प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी पौड़ी और टिहरी सीट पर 22 मार्च को ही नामांकन दाखिल करा चुके हैं। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। तो आज उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज सभी प्रत्याशियों को 11 बजे से 3 बजे के बीच ही नामांकन दाखिल करना होगा। बीजेपी के 2 उम्मीदवार पहले ही नामांकन करा चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों को आज ही नामांकन कराना होगा। आपको बता दें, अजय भट्ट नैनीताल से नामांकन भरेंगे आज। रमेश पोखरियाल हरिद्वार से। बीजेपी आज 3 सीटों पर नामांकन करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे देहरादून से संवाददाता सुनील नवप्रभात। सुनील, 4 घंटे का वक्त है, जाहिर है मारामारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मनु, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज नामांकन होने जा रहे हैं। बिल्कुल मनु, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज नामांकन होने जा रहे हैं। कुल 43 के आसपास नामांकन पत्र लोगों ने लिए हैं, उसमें से 15 लोग 22 मार्च तक नामांकन करा चुके थे। शेष लोग आज नामांकन कराएंगे। इसमें से कांग्रेस के जो 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं वो नामांकन कराएंगे। भाजपा के 3 सीटों के प्रत्याशी नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार संसदीय सीट के प्रत्याशी भी आज नामांकन कराएंगे। इसके अलावा यूकेडी उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पौड़ी टिहरी संसदीय सीट पर यूकेडी के एक प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं, लेकिन 4 सीटों पर यूकेडी को भी आज नामांकन कराना है। इसके अलावा उत्तराखंड में सपा और बसपा के बीच भी गठबंधन है। 3 सीटों पर 4 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर पौड़ी संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इनके कैंडिडेट्स भी आज नामांकन कराएंगे। और इसके अलावा भी बड़ी संख्या में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको भी आज नामांकन कराना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रशासन के लिए ये मुश्किलों भरा दिन होगा और राजनीतिक पार्टियों के लिए, सियासी दलों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत व्यस्तता भरा दिन होगा। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर बाद ठीक 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। आज ये क्रूशियल समय होगा प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि उनके पास यदि नामांकन पत्र में थोड़ी भी गलतियां होती हैं तो उनके पास करेक्शन के लिए भी समय नहीं होगा। उनको 3 बजे के अंदर अंदर करेक्शन कराना होगा। लिहाजा जो प्रत्याशी हैं उनको जो अपने कार्यक्रम होते हैं कि चुनावी सभा होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है, उसके बाद आपको नामांकन कक्ष तक निर्धारित समय के भीतर पहुंचना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो आपका नामांकन पत्र है उसमें कहीं भी कोई खामी ना हो, क्योंकि फिर आपके पास उसके करेक्शन के लिए, नया सेट लेने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। लिहाजा इसके आपके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल भी आज के दिन को लेकर बहुत सतर्क हैं। जी बिल्कुल सुनील, सबसे पहले मैं आपको टिहरी संसदीय सीट पर लेकर चलता हूं कि यहां पर भाजपा की प्रत्याशी, सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह, पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी की बात करें तो क्या उन्हें आज अपने पिता बीसी खंडूड़ी का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, ये देखने वाली बात होगी मनु। हमारी नज़र भी इस पर है और लगातार सियासी हलकों में भी इस बात को लेकर चर्चा है
कि खंडूड़ी भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ सिपा सालार के तौर पर उनको देखा जाता है। एक स्वच्छ छवि के वो नेता यहाँ पर रहे हैं। उनकी गढ़वाल में संसदीय सीट पर अपनी एक पैठ है। उनके आज भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज वहाँ पर मौजूद है। उनके फॉलोअर्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सियासी घटनाक्रम बदले हैं कि उनके पुत्र मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और इस बीच जब खंडूड़ी से लोगों ने पूछा तो उन्होंने फिर एक बार भाजपा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और उन्होंने कहा कि वो भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के जो 40 स्टार प्रचारक हैं उनमें खंडूड़ी का नाम भी शामिल है, लेकिन अभी तक आज 25 मार्च का समय है, नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन खंडूड़ी कहीं भी प्रदेश भर में नज़र नहीं आए। उनकी कोई सक्रियता भी इस दौरान नज़र नहीं आई। तो एक बात ये भी पॉइंट आउट इस पूरे घटनाक्रम में होगी मनु, कि यदि खंडूड़ी जी निष्क्रिय रहते हैं इस दौरान भी, अगर वो चुनाव में नहीं आते, तो इसका भी एक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से फायदा सीधे तौर पर मनीष खंडूड़ी को जाएगा और ये माना जाएगा कि खंडूड़ी ने एक तरह से अपने आप को भाजपा से किनारा कर लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम आज देखने वाला होगा। मनीष खंडूड़ी आज नामांकन कराएंगे। वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं तीरथ सिंह रावत, वो 22 मार्च को नामांकन करा चुके हैं। उनके नामांकन में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कांग्रेस की आज कोशिश है कि वो गढ़वाल संसदीय सीट पर इतनी भीड़ जुटाए, इतनी अधिक संख्या में वहां पर लोग जुटाएं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं लोकसभा चुनाव के, अनुग्रह नारायण सिंह, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि आज पौड़ी में वो जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करे और एक मैसेज दे कि वहां पर उसके पास मनीष खंडूड़ी के पीछे एक लंबी चौड़ी फौज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खड़ी है। क्योंकि मनीष खंडूड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती पौड़ी सीट पर यह होगी कि वो अनजान चेहरा हैं पौड़ी गढ़वाल के मतदाताओं के लिए, संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिए। चमोली और कई दूरस्थ ऐसी संसदीय सीट विधानसभा क्षेत्र हैं, करीब 14 विधानसभा क्षेत्र पौड़ी संसदीय सीट पर पड़ते हैं और कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनका मनीष खंडूड़ी ने आज तक चेहरा भी नहीं देखा, उन्होंने वहां कदम भी नहीं रखा। तो उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं कि अपनी पहचान उनको रखनी होगी। भले ही पिता की विरासत हो, लेकिन उनको विपक्ष के सवालों का भी जवाब देना होगा और मतदाताओं से भी सीधे तौर पर कनेक्ट होना होगा ताकि वो अपने पक्ष में लोगों से मतदान करा सकें। जी बिल्कुल, मनीष खंडूड़ी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा ये। और बात करें अगर नैनीताल सीट की, तो वहां पर एक तरफ हरीश रावत हैं जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, एक तरफ अजय भट्ट हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नैनीताल और पौड़ी संसदीय सीट उत्तराखंड में इस बार दोनों सीटों पर लोगों की नज़र रहेगी। दोनों ही बिल्कुल हॉट सीट बनी हुई हैं, क्योंकि नैनीताल संसदीय सीट पर जो दोनों प्रत्याशी हैं अजय भट्ट और कांग्रेस से हरीश रावत, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज खिलाड़ी हैं और दोनों ही माइग्रेटरी तौर पर नैनीताल सीट पर लड़े हैं। दोनों के लिए ये सीट अगर देखें राजनीतिक लिहाज से, चुनाव लड़ने के हिसाब से, तो दोनों पहली बार नैनीताल संसदीय सीट पर कदम रख रहे हैं। अजय भट्ट के पीछे भाजपा की पूरी जो फौज है और भाजपा का हम कह सकते हैं कि भाजपा के लिए एक चुनौती है नैनीताल संसदीय सीट को जीतना, क्योंकि अजय भट्ट 2017 में भी चुनाव हार चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और हरीश रावत भी 2017 में हरिद्वार में दो विधानसभा क्षेत्रों से, जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में उन्होंने चुने थे, दोनों सीटों से हरीश रावत हार गए थे। दोनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए भी इस बार संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के अस्तित्व भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हरीश रावत के आगे तीसरी चुनौतियां ये होंगी कि उनको पार्टी के अंदर से ही जूझना पड़ेगा। भाजपा से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर भी उनको लेकर एक बड़ा गुट और बड़ा वर्ग जो है उसमें असंतोष है। जिस तरह से आपने देखा कि टिकट वितरण में नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की इंदिरा हृदय, वो खुले तौर पर इस बात का विरोध कर रही थी कि हरीश रावत को नैनीताल की बजाय हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हरीश रावत अपने लिए नैनीताल सीट सुरक्षित कराने में सफल रहे कांग्रेस पार्टी के भीतर। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से, जो अलग अलग छत्रप हैं कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से वहाँ पर आंतरिक द्वंद्व कांग्रेस के भीतर है, उसको हरीश रावत किस तरह से समेट पाते हैं, किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को गोलबंद कर पाते हैं, क्योंकि उनको भाजपा से भी लड़ना है। भाजपा के वहाँ पर सेनापति हम कह सकते हैं अजय भट्ट वहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अजय भट्ट भी पूरी ताकत के साथ हरीश रावत का मुकाबला करने के लिए मैदान में खड़े हैं। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
आज नामांकन का अंतिम दिन है और इससे ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को कार्यकर्ता और जनता में जोश भरने के लिए नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट ने सितारगंज में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें निवर्तमान सांसद भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी शामिल हुए। जनसभा में अजय भट्ट ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी को फिर से देश का पीएम बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से खोखली हो गई है। उन्होंने कहा कि आज उनके पास कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो भाजपा के किसी प्रत्याशी को टक्कर दे सके। पश्चिम बंगाल में जहां पर हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के झंडे को पकड़ने पर, कई लोगों को मार दिया विपक्ष में रहने पर, और वहां आज हम पंचायत चुनाव में आधे से ज्यादा आगे ममता बनर्जी की पैर हिला दिए हैं। वहां तो ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग करते हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, इसलिए कोई चुनौती है ही नहीं। और फिर मैं जब नेता प्रतिपक्ष था, अपने बड़े भाई साहब की हर चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। नैनीताल लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने रविवार को जसपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। हरीश रावत ने जसपुर के मुख्य बाजार में जीप की बोनट पर बैठकर रोड शो किया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत ने जीप की बोनट पर चाय पीते हुए लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। हरीश रावत को रोड शो में राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं काशीपुर में हमारे संवाददाता ने हरीश रावत से खास बातचीत की। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। रावत जी, एक बड़ा सवाल उठ रहा था राजनीतिक हलकों में कि आखिर आप हरिद्वार क्यों नहीं गए, नैनीताल आपको आसान सीट क्यों लगी आखिर? ये सवाल आसान और कठिन का नहीं है। हरिद्वार से मेरा असीम प्रेम है, आज भी है। रणनीति के हिसाब से मेरी उपयोगिता चुनाव लड़ने में नैनीताल उधम सिंह नगर में बेहतर हो सकती थी, क्योंकि मैं अल्मोड़ा और पौड़ी संसदीय क्षेत्रों में सीधे मदद कर सकता था। जी, इस निर्णय के बाद दो तरह के कंफ्यूजन है, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लगातार हरिद्वार में भी आपकी सक्रियता रही और नैनीताल में भी आपकी सक्रियता रही। ऐसे में हरिद्वार में आपका कैंडिडेट काफी कमजोर दिखता है और आपकी पोजीशन भी यह है कि आप सीट बदलने वाले नेता की एक पोजीशन टाइप की बन रही है। देखिए, मैं लगातार अल्मोड़ा से लड़ता रहा, जबकि जिस समय राम जन्मभूमि आदि के मामले चरम पर थे, वहाँ अल्पसंख्यक वोट नाम मात्र का था, तो उस समय भी मैंने कांग्रेस का किला थाम करके रखा। तो इसलिए कोई मुझसे नहीं कह सकता कि मैं सीट बदलने वाला व्यक्ति हूँ। बीजेपी अपना एजेंडा सेट करेगी, आपको मालूम है कि वो क्या एजेंडा सेट करेगी, हमको भी मालूम है। आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? हम हमेशा जन कल्याण, विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, जनता के सवालों पर लड़ते रहे। बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड में तो बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई, जो गरीब के खाने की चीज है, चाहे गरीब के चने की दाल हो या गैस का सिलेंडर हो, उसके दाम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत और बीजेपी तो आपके हार का रिकॉर्ड लेके चल रही है, और त्रिवेंद्र रावत जी ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि हरदा जो है वो हरदा नहीं है बल्कि हारदा है। ठीक है, मैंने कहा यदि मोदी जी इतने बड़े जुमलेबाज है तो त्रिवेंद्र सिंह जी को भी छोटा मोटा जुमलेबाज होना ही चाहिए, और अच्छी तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव का अपना अंदाज है, लेकिन इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा और शायद वो भी मानेंगे इस बात को कि नरेंद्र मोदी की लहर कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, और जो एक हार का इतिहास है जिसकी बात कर रहे हैं, उससे निपटना भी, उसका इतिहास बदलना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, न्यूज़ 18 काशीपुर। रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की प्रचार प्रसार समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रदेश में होने वाली सभाओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में रोड शो आयोजित किए जाने को लेकर भी मंथन किया गया। साथ ही कई जिलों में विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए जाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा किन किन स्थानों पर लगना है, उनको चिन्हित करने का काम किया, उन पर विचार विमर्श हुआ। दूसरा कार्यक्रम ये था कि हम
जो विधानसभावार हमारे बूथ कमेटियों के सम्मेलन होने हैं उन सम्मेलनों पर चर्चा हुई है और वो सम्मेलन हमारे 30 तारीख को आयोजित होंगे। और अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारे जो स्टार प्रचारक कहाँ कहाँ जाएंगे, हम ये जिम्मेदारी दी है कि जिलाध्यक्ष हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचना देंगे वे कहाँ कहाँ वो प्रस्तावित कराना चाहते हैं और किस नेता का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर इस बार भी मुख्य मुकाबला टमटा वर्सेस टमटा में ही होना है। कांग्रेस ने जहां इस लोकसभा में लगातार तीसरी बार प्रदीप टमटा पर दाव खेला है, तो वहीं भाजपा ने भी अपने पुराने दलित चेहरे अजय टमटा को चुनावी अखाड़े में उतारा है। 1996 से जिस राजनीतिक परिपाटी का आगाज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में हुआ वो 25 साल भी बदस्तूर जारी है। इस लोकसभा में 1996 से 2004 तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस के हरीश रावत और बीजेपी के बच्ची सिंह रावत के बीच ही रहा। 2009 में सीट के आरक्षित होने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। सूबे की इकलौती आरक्षित सीट पर पहला मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टमटा और बीजेपी के अजय टमटा के बीच हुआ था। इस मुकाबले में जीत का सेहरा भले ही प्रदीप के सिर बंधा था, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। आरक्षित सीट है तो आरक्षित सीट में उन्हीं समुदायों से बीच होगा, लेकिन ये टमटा वर्सेस टमटा नहीं होगा। ये कांग्रेस का विजन, जो देश का विजन, जो सबको साथ ले चलने का विजन है। टमटा वर्सेस टमटा के बीच हुए पहले मुकाबले में प्रदीप को मात्र 6000 वोट से जीत मिली, जबकि 2014 में चली मोदी लहर में अजय ने प्रदीप को 90,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी थी। भारी जीत दर्ज करने पर अजय टमटा को केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाया गया। अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा की जंग सोमेश्वर विधानसभा में भी देखने को मिली थी। आरक्षित विधानसभा में दोनों के बीच 2002 और 2007 के चुनाव में 2 बार भिड़ंत हुई और वहाँ भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा था। मैं जनता के बीच में हमेशा रहने का प्रयास करता हूं। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 4 जिले हैं, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि यहां पर के हर कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूं। प्रदीप टमटा जी अगर आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरी कार्य करने की पद्धति, जनता को भी मालूम है हम दोनों की कार्य करने की पद्धति। चीन और नेपाल की सीमा से सटी ये लोकसभा भले ही देश की सबसे दुर्गम लोकसभा में शुमार हो, लेकिन पहले आम चुनाव से ही कद्दावर नेताओं की मौजूदगी के कारण ये सीट हमेशा ही चर्चाओं में रही। ऐसे में टमटा वर्सेस टमटा की तीसरी लड़ाई में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकाबले में इस बार बाजी कौन मारता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट आवंटन में लेट लतीफी और उसके बाद खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली, तो कांग्रेस ने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर चली लंबी जद्दोजहद किसी से छिपी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के विरोध के बावजूद हरिद्वार छोड़ हरीश रावत का नैनीताल सीट से दावा करना, टिहरी सीट पर प्रीतम सिंह की नानुकुर और फिर नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक 1 दिन पहले उम्मीदवारों की घोषणा, इन सभी बातों ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। टिकट की घोषणा के बाद उनके घर के झगड़े और बढ़ गए। आपस में उम्मीदवारों को लेकर वो उनके बड़े नेता उससे तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। विशेषकर नैनीताल लोकसभा में जिस प्रकार से हरीश रावत जी का जमीनी स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से हरिद्वार में विरोध सामने आ रहा है, जिस प्रकार से टिहरी में किशोर उपाध्याय जी की दावेदारी को नजरअंदाज किया गया, वहाँ विरोध सामने आ रहा है, तो ये एक पूरा वातावरण जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, उनको मुझे लगता है कि काफी वक्त लगेगा अपने घर को संभालने में। बीजेपी ने कह दिया है कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, तो कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। सधे शब्दों में बीजेपी से पूछ लिया कि सतपाल महाराज की तबीयत नामांकन के दिन ही कैसे खराब हो गई और टिकट कटने के बाद विजय बहुगुणा कहां गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी तो जवाब देना चाहिए कि कल तीरथ सिंह रावत जी का नामांकन हुआ, उसमें उनके सबसे बड़े नेता जो पूर्व सांसद भी रहे पौड़ी से, सतपाल महाराज जी क्यों नहीं थे? आज ही बीमार होना था उनको। दूसरे विजय बहुगुणा जी, रानी जी ने जो नामांकन किया उसमें विजय बहुगुणा जी क्यों नहीं थे? चलिए अन्य नेताओं की छोड़ें, भारतीय जनता पार्टी में 14 ग्रुप हैं, 14 बड़े नेताओं के ग्रुप हैं। हरिद्वार में क्या हो रहा है? अभी तक चैंपियन सामने नहीं आए हैं। अभी तक मदन कौशिक ने निशंक जी के पक्ष में बयान नहीं दिया है।
जब किसी का घर, जब अपना घर शीशे का बना होता है तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। बहरहाल ये सियासत है जो सत्ता तक जाती है। सियासतदान साम दाम दंड भेद सब तरीके के अस्त्र शस्त्र से लैस है। बस कब, कौन और कैसे इस्तेमाल करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा।